नमस्कार सभी दर्शकों को। हमारी जैसे वोकल फॉर लोकल की सीरीज चल रही है, जिसमें आपने बहुत सारे विद्वानों को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टर्म दी कोरोना के समय, वोकल फॉर लोकल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को वो एक बहुत अच्छे टर्म को देकर जन जन की बात तक पहुंचा देते हैं। वोकल फॉर लोकल, उसमें स्वदेशी भी आता है, उसमें आत्मनिर्भर भारत भी आता है। आज हमारे बीच हैं प्रोफेसर संगीत रागी। प्रोफेसर साहब नमस्कार। प्रोफेसर साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उनको आप बहुत सारे चैनलों पे बहुत ही गूढ़ विश्लेषण करते हुए देख सकते हैं। और आज हमसे उनसे राजनीतिक विश्लेषण नहीं करवाएंगे, आज हमसे स्वदेशी की बात करेंगे, वोकल फॉर लोकल की बात करेंगे। सो प्रोफेसर साहब, मेरे कुछ 4-5 प्रश्न इसको लेके, और बहुत सारे लोग भारत स्वाभिमान के चैनल के थ्रू करीब 22-23 लाख लोग जुड़े हैं इसके साथ, उसको सुनना चाहते हैं। तो पहले तो मैं आपसे एक बड़ा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये स्वदेशी का मूवमेंट क्या है, जो आज की मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूँ या आत्मनिर्भर भारत की बात करता हूँ। तो मुझे थोड़ा आप इतिहास में लेके जाएं कि कहां से आया, क्योंकि हम सुनते हैं जब अंग्रेज आए तो सावरकर ने कपड़ों की होली जलाई, तो क्या वहां से स्वदेशी आता है? कहां से आता है टर्म? क्यों जरूरत पड़ी हमें स्वदेशी आंदोलन की? सबसे पहले तो मैं आपकी बातों को ही संपुष्ट करना चाहूंगा, और ये बात मैं कई दिनों से सोच रहा था कहने के लिए, लेकिन आपने इसे छेड़ दिया तो इसलिए इसको दोहरा रहा हूं कि भारतीय राजनीति में जितने शब्दावलियां, गूढ़ शब्दावलियां, जो एक तरह से कह सकते हैं कि उस पूरी नीति का एक महामंत्र के तौर पर आप कह सकते हैं, जितना नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। ये आप देखेंगे, आप गहराई से इसको अध्ययन, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जब भी वो आते हैं तो नए तरीके से बात करने की एक अद्भुत कला है। और जब उन्होंने वोकल फॉर लोकल कहा तो मुझे लगा कि ये देश फिर से अपनी मूल परंपराओं से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वही परंपरा है जिसकी नींव महात्मा गांधी ने दी, उससे पहले महर्षि अरविंद ने किया, और बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने स्वतंत्रता के पश्चात स्वदेशी के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत ज्यादा इस पर जोर दिया। और एक स्थिति ऐसी आई जब 1991 के बाद से हम स्वदेशी जागरण मंच को हम देख रहे हैं, और स्वदेशी जागरण मंच जो है वो अपनी सरकार रहने के बावजूद भी कई ऐसी नीतियां थी जिसका उन्होंने विरोध भी किया। हम बात करते हैं जब स्वदेशी से, तो सामान्यतः हमको ऐसा लगता है कि ये इसकी शुरुआत जो है वो गांधी जी से हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वदेशी पर सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट जो शुरू में जो दिया, हम कह सकते हैं वो महर्षि अरविंद ने दिया। और उन्होंने वंदे मातरम में लगातार लेख लिखा, वो सारे एक पुस्तक के रूप में, ऑन नेशनलिज्म करके एक पुस्तक है जो छपी है अरविंदो आश्रम पांडिचेरी से, उसमें कई लेख लिखे हुए हैं, संकलित किए हुए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और बड़ा अद्भुत बात है जो आज भी उतने ही स्वाभाविक तौर पे प्रासंगिक है। महर्षि अरविंद ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि स्वतंत्र वातावरण नहीं है, वैसे यदि वो नहीं पनप सकता ठीक से, वैसे ही स्वतंत्रता आवश्यक है राष्ट्र को उसकी अपनी चेतना के अनुसार विकसित होने के। लेकिन वो स्वतंत्रता कैसे आएगी, किन क्षेत्रों में जाएगी, इसीलिए उन्होंने स्वदेशी पर जोर दिया। स्वदेशी जुडिशियरी हो, स्वदेशी एजुकेशन हो, स्वदेशी भाषा हो। स्वदेशी का मतलब जैसे राष्ट्र का कोई अपना स्व होता है, उस स्व का समाज जीवन और राष्ट्र जीवन में चारों ओर प्रस्फुटित हो, यही स्वदेशी है। स्वदेशी का मतलब ये कतई नहीं कि सिर्फ अर्थ क्षेत्र में स्वदेशी, बिल्कुल नहीं। स्वदेशी का मतलब भाषा भी स्वदेशी, विचार भी स्वदेशी,
संस्थाएं भी स्वदेशी, राजनीतिक संस्थाएं हो, आर्थिक संस्थाएं हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो, ये सारे स्वदेशी के विचार को उन्होंने कहा। और एक अर्थ पर उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि देखिए, हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अपने देश के व्यवसायियों को ये चाहिए कि इसका नाजायज फायदा नहीं उठाएं, क्योंकि स्वदेशी के कारण हम अपनी ही माल खरीदेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि चूंकि आपका सप्लाई बढ़ रहा है, आपकी बिक्री ज्यादा हो रही है, तो आप क्वालिटी को इग्नोर कर दें और जनता के जो 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 मूलभूत इंटरेस्ट है उसको आप खारिज कर दें। ऐसा नहीं है। वहां से जब हम निकलते हैं तो हम देखते हैं कि 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी, और जब गांधी जी 1909 में हिंद स्वराज लिखते हैं तो उन्होंने स्वदेशी की एक विस्तृत व्याख्या दी। और बाद में यदि आप देखेंगे तो यंग इंडिया और हरिजन में 1921, 22, 23, 24, 36, 46 तक आप चले जाएं, गांधी जी लगातार साल में, मुझे लगता है कि हर बार स्वदेशी पर एक अलग से वो लेख लिख रहे हैं, स्वदेशी के बारे में। और आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि गांधी जी जब स्वदेशी कहते हैं तो स्वदेशी का मतलब ठीक वही बात कहते हैं जो महर्षि अरविंद कहते हैं, उसका वो विस्तार करते हैं और कहते हैं मैं अपने धर्म में निष्ठ हूं, इसलिए कि यह भी धर्म जब की मैं बात करता हूं, हिंदुइज्म की बात करता हूं, तो इसलिए भी मैं बात करता हूं कि यह स्वदेशी है, ये मेरा अपना धर्म है। तो अपना धर्म नेशनल विमर्श में, राष्ट्रीय विमर्श में अपना कौन है, पराया कौन है, यदि आप इस पर अंतर करते हैं तो आपको लगेगा कि गांधी बहुत चतुराई से गांधी जी इस बात को बताते हैं कि, और यही कारण है कि आपने देखा, आप देखेंगे कि गांधी जी स्वभाषा की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं। गांधी जी राजा राम मोहन की तरह बात नहीं करते हैं, वो फिलोसफिकल हिंदुइज्म को भी जस्टिफाई करते हैं, पॉपुलर हिंदुइज्म को भी जस्टिफाई करते हैं, वो संस्कृत की बात करते हैं, वो हिंदी की बात करते हैं, राष्ट्रीय भाषाओं की बात करते हैं। यदि आप पढ़ने का माध्यम की बात करें तो उन्होंने कहा देसी, जो अभी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति आई, उन्होंने कहा कि अपनी मातृभाषा में। और एक बड़ा मजेदार किस्सा है कि जब साउथ में हिंदी प्रचारणी सभा के लिए गांधी जी जाया करते थे तो वो सीवी रमन जी के घर पर रुका करते थे। तो सीवी रमन जी ने पूछा, इस देश की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए? तो गांधी जी ने कहा कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। और सीवी रमन को हिंदी नहीं आती थी, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी चाहता हूं कि यही हो। पर मजेदार तर्क जरा देखिएगा, वो आपको बड़ा आह्लादित करेगा। गांधी जी ने कहा कि एक पश्चिम की अंग्रेजी भाषा को सीखने में इस देश का युवा और तरुणाई अपना जीवन का सबसे वो फर्टाइल पीरियड जो है वो उसी में गुजार देता है, और इसके बावजूद भी वो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि जो कह रहा है वो सही बोल रहा है, लिख रहा है वो सही बोल रहा है। इसलिए अपने विचारों को संप्रेषण के लिए और मौलिकता के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी भाषा में ही पढ़ाई करें। कम से कम जो प्राइमरी के स्कूल्स हैं, जो स्कूल की पढ़ाई हो, कॉलेज की पढ़ाई हो, सारा रिसर्च वगैरह के लिए हम सीखें, एक भाषा के तौर पर सीख सकते हैं। और धर्म के क्षेत्र में उन्होंने फिर कहा कि मेरा रिलीजन मेरी सारी स्पिरिचुअल क्वेस्ट को, जितने भी मौलिक चिंतन है, जितने भी मेरे प्रश्न है, उसका समाधान देती है। इसलिए मुझे अपने ही धर्म में रहना है, बाहर धर्म में नहीं है। यानी कि स्वदेशी का विचार जब गांधी जी करते हैं तो वो अपनी पूरे राष्ट्र के सारे फलकों के लिए बात करते हैं, सारे राष्ट्र के सारे आयाम उसमें सम्मिलित है। इसी बात को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय आगे बढ़ाते हैं, इसी बात को भारतीय जनसंघ आगे बढ़ाती है। और इसी का नतीजा ये है कि जब
उदारीकरण का दौर चलता है। 90s में हमको पता है कि WTO के निर्माण के लिए गैट से WTO के निर्माण की यात्रा शुरू होती है। तो संघ का इतना बड़ा फोकस डेवलप करता है कि एक स्वदेशी जागरण मंच ही खड़ा कर दिया जाता है। और मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका स्वदेशी जागरण मंच की थी। क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच, ये कौन साबुन स्वदेशी है, कौन विदेशी है, कौन ये टूथपेस्ट स्वदेशी है, कौन विदेशी है, ये सारी चीजों को गांव गांव घरों घरों तक ले गया, जिसके कारण जो भारतीय जनता पार्टी अब तक शहरों तक केंद्रित थी, वो गांव तक उसकी पहुंच हो गई, किसान तक उसकी पहुंच हो गई। डंकल प्रपोजल को लेकर के वो किसान के हर घर तक वो पहुंच गया, बीज के माध्यम से, खाद के प्रश्न को लेकर के, बीज के प्रश्न को लेकर के, दाम के प्रश्न को लेकर के, उर्वरा शक्ति के प्रश्न को लेकर के। हमारा कृषि क्षेत्र जो है, हमारा मेडिसिन क्षेत्र जो है, वो कैसे बड़ी बड़ी राष्ट्रीय कंपनियों को, बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके 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 गिरोहों के गिरफ्त में न आ जाए, इसलिए ये सारी चीजें जो है वो गांव गांव तक ये राष्ट्रीय अभियान के तौर पर खड़ा हुआ। इसलिए जब नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन बात की तो मैं बहुत खुश था। मुझे लगा कि ये अब तक हम लोगों ने जो देश की अर्थनीति बनाई, उसमें अपना कुछ नहीं था। हमने बाहर के व्याकरण को, बाहर के ढांचे को, बाहर की संस्थाओं को अपने देश में आरोपित करके और हमने उसे खड़ा करने की और जीने की कोशिश की। बड़े बड़े विचारक, एक फ्रेडरिक रिक्स का बड़ा नाम आता है, उससे पहले आप अब्राहम लिंकन को जरा देखिए। अब्राहम लिंकन ने कहा कि देखिए, दूसरों के विचारों से हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रोफेसर रागी, मैं आपको यहाँ बीच में रोकूंगा। जो आपने मुझे स्वदेशी के मूवमेंट की भारतीय हिस्ट्री बताई, अब आप थोड़ा विदेशी मूव कर रहे हैं, तो मैं अपना प्रश्न ही आपसे लगा लूं। तो आपने भारत की जो हिस्ट्री बताई, स्वदेशी मूवमेंट कैसे आपने अरबिंदो से शुरू करा, जो बहुत सारे लोग कम रिलेट कर पाते हैं, उसे आप यहाँ तक लेके आए कि नरेंद्र मोदी ने कैसे उसको प्रस्तुत रखा। क्या अलग अलग देशों में भी स्वदेशी मूवमेंट चले हैं? ऐसा लगता है नहीं, भारत ही बड़ा परोकियल है, भारत को बाहर जाने से मतलब नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका का अपना कोई स्वदेशी मूवमेंट है? क्या जापान का अपना कोई, चाइना का? तो स्वदेशी जो उनके अपने देश में है, तो या फिर ये केवल भारत की परंपरा है कि भाई हम लोग बाहर ज्यादा नहीं देखना चाहते हैं, लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं उनके स्वदेशी मूवमेंट्स को आप? इसमें मैं, अब आप अंतरिक्ष जारी थे तो मैंने कहा अपना प्रश्न ही रख दूं आपके सामने। इसका एक दार्शनिक पक्ष में बताना चाहूंगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंकन ने बड़ा, वो बहुत अच्छे विद्वान भी थे, उन्होंने एक चीज कहा कि हमको बाहर से परहेज नहीं है, लेकिन कोई भी मॉडल यदि हम लाते हैं तो दे मस्ट बी टेलर्ड टू सूट अमेरिकन इंटरेस्ट। और यही फ्रेडरिक रिक्स ने जाकर के 60 के दशक में जब डेवलपमेंटल डिबेट शुरू हुआ दुनिया में, तो उसने कहा कि देखिए, हर जगह की मिट्टी अलग होती है। अब हम लखनऊ का दशहरी आम जो है वो बिहार में नहीं खड़ा कर सकते। बिहार की जमीन के अनुसार हमको वहां पर फसल खड़ी करनी पड़ेगी। तो वही हालत संस्थाओं को लेकर की है और विकास के तरीकों को लेकर की है। ये तो इसका दार्शनिक पक्ष है। एक आपने सुना होगा कि 70s के जमाने में अमेरिका के अंदर भी चला था, बी अमेरिकन बाई अमेरिकन। चाइना के अंदर भी चला था, बी चाइनीज बाई चाइनीज। तो ये जिस नारा को हम बात आज कर रहे हैं, जब ऐसी बातें हुई थी 90s में, जब स्वदेशी जागरण मंच आया था, तो लोगों ने कहना शुरू किया। खास करके मजेदार बात है कि उस समय वामपंथी भी साथ खड़े हुए थे। वो एक ऐसा दौर था जब मुझे याद है कि वामपंथ के भी बहुत बड़े बड़े नेता जो थे वो साथ साथ खड़े थे स्वदेशी के मूवमेंट पे। और जस्टिस अय्यर का तो नाम आपने सुना होगा,
मिस्टर सैयर बहुत बड़े ज्ञाता थे और वो कई स्वदेशी जागरण मंच के मंच से उन्होंने इसका अपनी अभिव्यक्ति भी दी थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप उस समय जब WTO का जब निगोशिएशन चल रहा था तो आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा अपने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए लड़ाई सब्सिडी के तौर पर फ्रांस लड़ रहा था, तो भारत नहीं लड़ रहा था। जैसे भारत ने अपने किसानों के लिए अब अपने मेडिसिन क्षेत्र के लिए भारत लड़ाई लड़ रहा था और WTO के कई चीजों के प्रस्तावों के वो खिलाफ था। हमें पता है कि वो एक प्रपोजल तो था जो प्रोसेस पेटेंटिंग का था और दूसरा प्रोडक्ट पेटेंटिंग को लेकर के था, किसानों की सब्सिडी का मामला था। तो ऐसे मुद्दों पर पश्चिम के विकसित देश भी थे, उनको लगता था कि यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी तो ऐसा नहीं है कि हमें खतरे नहीं है। हम इसलिए खतरे में उस समय महसूस करते थे कि हमको लगता था कि एक 80 किलो के पहलवान को यदि 50 केजी के पहलवान के साथ अखाड़े में फ्री मार्केट में छोड़ दे तो वो पछाड़ देगा। लेकिन अभी ये वो स्थिति नहीं रह गई। तो उस समय कई पश्चिम के देश भी इसके बारे में तर्क करते थे। और ध्यान में होगा, यदि आप जापान की आप बात करते हैं तो जापान जो है वो ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ उसकी यात्रा रही है। पहले वो उसकी यात्रा ट्रेडिंग की थी, ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में आया है। जिस विकसित जापान को आप देख रहे हैं उसकी यात्रा भी एक अलग यात्रा रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बी इंडियन बाई इंडियन का जो नारा हम लोगों ने 90s में दिया था, तो जब क्रिटिसिज्म होता था तो हम कहते थे कि आपने भी वही अपने यहाँ काम किया है। बजाबता उस पर तो किताब लिखी गई थी एक, मुझे उस किताब का नाम नहीं है, जेनोफेविक अमेरिका ऐसे करके है, बी अमेरिकन बाई अमेरिकन, एक पुस्तक ही आ गई थी और वो बड़ा पैम्पलेट्स बांटा गया था। ये चाइना के अंदर भी हुआ था। मैं आपको बता दूं, स्वदेशी जागरण मंच से पहले ये चाइना के अंदर भी था, यही उद्घोष था। तो जो लोग कहते थे कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है वो कम्युनिज्म की बात करता है, वैश्विक व्यवस्था की बात करता है, वैश्विक साम्यवाद की बात करता है, साम्यवाद की बात करता है, उनको ये हम बताते थे एकेडमिक्स में, अपने कैंपस में उनको बताते थे कि अरे तुम कहाँ फंसे हुए हो। भारत का कम्युनिस्ट जो है, भारतीय कम्युनिस्ट जो है, अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद की बात करता है, लेकिन चाइना का कम्युनिस्ट जो है वो चाइनीज राष्ट्रवाद के अंदर है। उन्होंने अपने इतिहास को खंगाला और खंगाल करके निएंडरथल मैन तक 10,000 साल पुराना कहा ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संपत्ति है, और अपने पूरे सांस्कृतिक अवयवों को उन्होंने खड़ा करना शुरू किया। भारत के कम्युनिस्ट उससे अपने ही सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति घृणा की भाव रखते हैं, लेकिन चीन का साम्यवादी नेतृत्व जो है अपनी धरोहरों के प्रति ऐसा नहीं है। माओ के बाद बहुत सारी स्थितियां बदल गई हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये चीजें जो है वो सिर्फ भारत के नहीं है, और इसलिए एक हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक डिस्कोर्स करते थे कि आप बात तो करते हैं ग्लोबल की, लेकिन काम हमेशा अपने लोकल के लिए करते हैं। देखिए, कोई भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर कोई भी देश, चाहे वो जितना दुनिया की नैतिकता के बारे में बात कर ले, दुनिया के लोकतंत्र के बारे में बात कर ले, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर ले, लेकिन उसके नीतियों का एक ही पैमाना होता है कि अपने राष्ट्र की समस्याओं और अपने राष्ट्रीय हितों का हम कितना पालन कर रहे हैं, हम कितना पोषण कर रहे हैं, और कितना हम इसका संवर्धन कर रहे हैं, कितना हम इसे बढ़ा रहे हैं। वो चाहे वो हमारा राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र हो। इसलिए आपने देखा होगा कि हमेशा ये जितने देश हैं वो तभी तक फ्री मार्केट की बात करते हैं जब तक उनको डैमेज नहीं हो रहा है। जैसे ही वो फ्री मार्केट से उनका डैमेज होना शुरू हो जाता है, आपने देखा होगा कि 21वीं शताब्दी के मतलब 2010-12 के अंदर अमेरिका ने भी अपने किसानों को
सब्सिडी के मामले पर वो खुद अपने लिए लड़ने लगा, क्योंकि पहले क्या था, उनको लगता था कि हमारा यदि फ्री मार्केट होगा तो हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने आर्थिक ताकत के कारण हम छा जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि ब्राजील की अर्थव्यवस्था, इंडिया की अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था, अब आज के दिन में हम कह सकते हैं कि हमारे पास भी, भारत के पास भी 150 मल्टीनेशनल है। और वो 150 मल्टीनेशनल जो है वो आज के दिन में उनके लिए वो जाकर के चाइना के में मल्टीनेशनल के तौर पर स्थापित है। ब्रिटेन के अंदर वो काम कर रहे हैं। नोएडा से कम 20 ऐसी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल के तौर पर अब दुनिया में व्यापार कर रही हैं। तो अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि वो लोग डिफेंसिव हो गए। प्रोफेसर, आपने बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है कि आप जो मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आप उसकी तरफ ही जा रहे हैं, तो मैं अपना फॉर्मल प्रश्न ही पूछ लूं। देखिए, ऐसा हुआ है कि जब आजादी के बाद हमारे पास तरीका था कि हम एक साम्यवाद की तरफ जाएं, सोशलिज्म की तरफ जाएं या कैपिटलिज्म की तरफ जाएं, तो हमने एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, नेहरूवियन इकोनॉमी अडॉप्ट करी। और तब से मैं ऐसा देखता हूं, चाहे वो भारत के चलचित्र हों, चाहे भारत की आम जनता की बातें हों, उसमें हमने कभी इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसा स्थापित नहीं करा, हमने उसे एक चोर समझ के रखा। जबकि अमेरिका, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट इनसे जाना जाता है, जापान अपनी कंपनियों से जाना जाता है, साउथ कोरिया अपनी कंपनियों से जाना जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि हमारी कंट्री की पहचान हमारे कुछ नेता बन गए, कुछ बॉलीवुड बन गया और बाद में, तो हम कभी कंपनियों को अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाए, उसमें हमने गर्व क्यों नहीं महसूस करा? इसके पीछे भी कोई सामाजिक व्यवस्था थी कि और वो इसलिए शायद वो अब जाके आप कह रहे हैं कि वो मल्टीनेशनल बन पाई ना, और वो इस लेवल प्लेइंग फील्ड पे पहुंच पाई। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा और मैं बहुत इसके बारे में पैशनेट हूँ। देखिए, ये 1947 के बाद का भारत, 1950 के बाद मैं कहूंगा, ये 1950 के बाद का भारत वो गांधी का भारत नहीं है। आप देखिए, ये जो जिसे लोग कहते हैं नेहरूवियन सोशलिज्म, नेहरू को इनवाइट किया गया था सोवियत यूनियन में, और वो जब इनविटेशन वो 4 ही 5 दिन का था, और वहां से उन्होंने आयात, जब नेहरू लौट करके आए, पूरा परिवार वहां पर गया था। ये मुझे लगता है कि 1934 की या 1932 की बात रही होगी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। आते ही उन्होंने यहाँ पर AICC की मीटिंग में उन्होंने कहा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात उन्होंने कहनी कर दी। तो बजाबता इस पर पटेल वगैरह ने धमकी तक दे दी कि हम रिजाइन कर देंगे। ये गांधी जी भी ये नहीं चाहते थे, बाद में गांधी जी की बात चली गई है ये सारी चीजें। और फिर मना करके नेहरू को कहा गया कि अभी इसके बारे में हमको समझना चाहिए। मेरे कहने के पीछे ये सिर्फ है कि नेहरू को सोवियत यूनियन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, अधूरा और कचड़ा जानकारी। जो महालनोबिस प्लान आप देख रहे हैं, आप बॉम्बे प्लान के बारे में हम बात करते हैं डेवलपमेंट को लेकर के, तो हम गांधी जी तो हमेशा बिरला जी के साथ घुमा करते थे, बिरला जी के साथ लिया करते थे। और मैं कह सकता हूं कि उस समय देश के लिए जितना इंडस्ट्रियों ने काम किया, बाद में ये जो राजे रजवाड़े थे वो देश के लिए उतने नहीं थे जितना इंडस्ट्रियलिस्ट लोग काम कर रहे थे। आप टाटा को देख लीजिए, आप बिरला जी को देख लीजिए। बिरला जी की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कोई कम भूमिका थोड़ी थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। ये हमारे भारतीय मन के भी विरुद्ध था। भारतीय मन में, जैसा जनसंघ ने भी अपने प्रस्ताव में लाया था और पंडित दीनदयाल जी भी कहते थे, हम अर्थ के उपार्जन के खिलाफ नहीं है, लेकिन अर्थ जो है वो किसके लिए? अर्थ समाज के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप था वो क्या था? कमाने की स्वतंत्रता थी, लेकिन वो धन जो है वो समाज के हित में काम आए। अब दीनदयाल जी ने क्या किया? दीनदयाल जी ने क्या नारा दिया था? कमाने वाला खिलाएगा। जब कमाएगा ही नहीं तो खिलाएगा क्या? इसलिए जनसंघ शुरू से
शुरू से अर्थव्यवस्था में बड़े कंपनियों के बिल्कुल खिलाफ नहीं था, लाइसेंस परमिट राज के वो हमेशा खिलाफ रहा था। और जनसंघ ने कहा कि जो इंटरनल मार्केट है, आप बाहर के मार्केट से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन इंटरनल मार्केट के अंदर लाइसेंस परमिट राज नहीं होना चाहिए। ये शुरू से ही लिबरलाइजेशन के पक्ष में जनसंघ था, ऐसा मैंने जो पढ़ा है और मैंने जो इसका मूल्यांकन किया है जनसंघ की अर्थनीतियों का, वो हमेशा से खिलाफ रहा है। और कभी इसीलिए कई बार कहा जाता था कि देखो ये भारतीय जनसंघ जो है वो बनियों की पार्टी है। वो क्यों कहा जाता था? क्योंकि जनसंघ नहीं चाहती थी कि स्टेट इतना कंट्रोल कर ले कि स्टेट की जो हमारे जो पूंजीपति हैं उनकी जो क्षमता है हम उन्हीं को कुंठित कर दें। हम जो विकास की जो क्षमता है, विकसित करने की जो क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है, हम उसी को खत्म कर दें। हमने वो खत्म कर दिया, हमने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। हमको नेहरू का यदि आप सेकंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आप देखेंगे तो उनका ये मानना था कि स्टेट जो है वो, उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों आएंगे, साथ साथ आएंगे, क्योंकि शुरू से ही इस बात पर रजामंदी थी। लेकिन उनका ये मानना था, जब सेकंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जब सेकंड जो पंचवर्षीय योजना शुरू की, तो नेहरू का ये पूरा एक फिलॉसफी था कि पब्लिक सेक्टर विल ओवरटेक द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन होता क्या है, ठीक उल्टा हम देख रहे हैं यात्रा है। और हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं की। हम लोगों ने सारा स्टेट को कंट्रोल किया, तो एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट हम लोगों ने डेवलप कर लिया। यदि ये क्या करें, ब्यूरोक्रेसी ने ही सारी चीजों को कंट्रोल करना शुरू किया, तो जो देश जिस दिशा में पनपना चाहिए था, जिसकी उर्वरा, न तो हमने गांधी को पनपने दिया, न हमने फ्री मार्केट को पनपने दिया। हमने जो स्टेट सोशलिज्म ला करके जो खड़ा किया इस देश में, हमने कहा नहीं, लेकिन जो स्टेट सोशलिज्म ला करके जो हमने खड़ा किया नेहरू की बदौलत, वो ढांचा जो है वो जाकर के हमको 1980 तक चरमराना शुरू किया। और इसके बारे में हम तब सोचना शुरू किए जब 1979 में पूरा पश्चिम और खास करके सोवियत यूनियन से जुड़े हुए देश री इन्वेंटिंग स्टेट के बारे में बात करना शुरू किए कि भाई अब हम लोग देख लिए हैं, वह सोवियत यूनियन जब कोलैप्स करना शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि राज्य की भूमिका बदलनी चाहिए, लेट अस री इन्वेंट द स्टेट। और तब हम लोगों ने भी अपने यहाँ कहा, आप देखे होइएगा कि सोवियत यूनियन का डिक्लाइन, कोलैप्स, और भारत के अंदर जो है वो लिबरलाइजेशन की शुरुआत, ये हम पहले क्यों नहीं कर सकते थे? जब चाइना 1970 में लिबरलाइजेशन की शुरुआत कर सकता था, तो हम किस बात के लिए रुके थे? जब चाइना 69 बिलियन डॉलर बाहर से इन्वेस्ट करवा करके 1970 में खड़ा था, उस समय हम 1 बिलियन डॉलर भी हम बाहर से नहीं कर पा रहे थे। नतीजा यह है कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को उस ढंग से गतिमान नहीं किया। हम हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में रहते, हमने ढांचा ही खड़ा किया। हमने उनको स्वतंत्र रूप से एक कह सकते हैं कि कानून के आधार पर वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाएं। लाइसेंस परमिट राज क्या था? एक करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा था, एक पुलिस स्टेट की तरफ हमको ले जा रहा था, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट की तरफ ले जा रहा था। जिस आप वेलफेयर स्टेट को आप खड़ा करने की बात कर रहे थे, लेकिन वो वेलफेयर स्टेट जो है वो सेंट्रलाइज्ड स्टेट इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि वो पुलिस स्टेट और ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में कन्वर्ट कर गया। नतीजा यह है कि जो आप उपलब्धियां चाहते थे वो आप हासिल नहीं। बिल्कुल मैं अगले प्रश्न में इसी पे जाना चाह रहा था कि किस तरह से हम सालों में ऐसी छोटी छोटी चीजें भी विदेशी कंपनियों की लेते रहे, और अभी कुछ समय पहले तक भी शायद आप कोलगेट का ट्यूब लेके चले जाएं या सर्फ का पैकेट लेके चले जाएं तो लोगों को ये तक नहीं पता था कि वो विदेशी कंपनी का माल है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे बाबा रामदेव, पतंजलि और भारत स्वाभिमान को लेना चाहूंगा कि हमने मोटर के क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में तो हमने बाहर भी निर्यात करना शुरू करा। मैं ऐसा जानकारी है कि अफ्रीका में भारत से बनी हुई कारें, भारत से बनी हुई मोटरसाइकिल अभी भी चलती हैं। टाटा ने जाके बाहर की कंपनियों को एक्वायर करा। लेकिन एफएमसीजी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत लो तकनीक की चीजें हैं, उसमें भी हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल, HUL और कब से उनका माल खाते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो मंजन करोगे, जो खाओगे वैसे ही बन जाओगे। इसलिए हमारी मानसिकता भी शायद विदेशी हो गई इस बहाने। तो इसमें कैसे देखना चाहेंगे कि एक बाबा रामदेव जो किसी
हार्वर्ड कॉर्नेल से पढ़ के नहीं आए हैं, आचार्य बालकृष्ण नहीं आए हैं, और उन दोनों ने मिलकर एक सन्यासी परंपरा से आके एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। लोगों ने गाली देनी शुरू कर दिया, अरे बाबा तो कारोबारी हो गए। लेकिन बिल्कुल ट्रस्टीशिप की तरह उससे उन्होंने करा क्या, उससे जो पैसा आया वो गौशालाओं में दिया, उससे उन्होंने शिक्षा संस्थान बनाए। तो उनके इस मॉडल को जो एक बड़ा हो गया, बाकी छोटे छोटे प्रयोग अलग बात है, इतना बड़ा हो गया है कि अब वो कॉर्पोरेट लोगों के साथ बैठते हैं, उनके साथ कंपटीशन होता है। तो उस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे प्रोफेसर आगे? देखिए, राजा राजा जनक थे, एक सम्राट थे, लेकिन वो कहा जाता है कि सबसे बड़े योगियों में से योगी थे राजा जनक। कहा जाता है कि उनका एक हाथ स्त्री के कंधे पर रहता था और दूसरा हाथ जो है उनके उनके यज्ञ की संविधा में होता था। तो मुझे याद है कि 1999 में मैं अयोध्या गया था, और तब राम शंकर अग्निहोत्री जी जीवित थे। तब वो राम मंदिर मूवमेंट का पूरा मीडिया संचालन देखते थे। दिल्ली से उनका प्रवास लखनऊ में हो गया था। तो मैंने ऐसा ही प्रश्न कर दिया जो आपने प्रश्न किया है। मैंने कहा था कि देखिए, ये साधु बाबा हैं और ये जीप से चलते हैं, और बताइए ये कोई बात हुई? तो उन्होंने कहा कि क्या डकैत जीप से चले तब राम राज्य होगा? राम राज्य तो वही होगा ना जब संत लोग जीप से चले, जेट से चले। बिल्कुल है, तपस्वी का जीवन वो जी रहे हैं, ये और बात है। वो खाते क्या है ये अन्य बात है। लेकिन यदि चलना हो तो उनके लिए जेट, यदि राज्य का जेट यदि उनके सामने खड़ा हो तो वही तो राम राज्य है। जहां पर डकैत घूम रहा हो वो तो नहीं हो सकता। बाबा रामदेव से लोगों को जो विरोध करना है विरोध करें, लेकिन मेरा आज भी मानना है कि बाबा रामदेव जी ने जो इस देश को दे दिया वो भारत रत्न के हकदार है। योग जो आश्रमों तक सीमित था उसको उन्होंने घर घर पहुंचाया। और दूसरी बात आते हैं हम व्यापार को लेकर के। देखिए, हमारे देश में कई ऐसी उत्पाद कंपनियां थी। चाइना की बायोडायवर्सिटी हमसे कम है, लेकिन चाइना अभी भी जो जिसको हम वहां के आयुर्वेद को बात कर दें तो उसका जो व्यापार करता है वो हमसे ज्यादा करता है। हर्ब्स के क्षेत्र में। हाँ, हर्ब्स के क्षेत्र में। मजेदार बात है, ये हमारी अपनी परंपरा की चीज है, और हमारी बायोडायवर्सिटी चाइना से कई गुना ज्यादा है, और हम उसको व्यापार नहीं करते। हम उसमें कुंठित ये हैं, हम ऐसा इसलिए है कि हम अपने माइंड को आज भी डीकोलोनाइज नहीं कर पाए। हम अपने ही ज्ञान परंपरा को हमने दोबारा देखने की कोशिश ही नहीं की। हमारे लिए आयुर्वेद जो है वो एक फेथ मेडिसिन हो गया है। हम उसकी वैज्ञानिकता को हमने लोगों ने दारकिनार करके जोड़ दिया है। आपने अभी कोरोना के टैबलेट को लेकर के देखा, आपने किसी ने प्रश्न नहीं किया है कि जो बाकी दवाएं हैं मार्केट में, जो अंग्रेजी कंपनियां हैं, वो आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए एक दूसरे के खिलाफ रिसर्च खड़ी कर रही है दुनिया में, ताकि जो लेकर के आएगा वो पैसा कमाएगा। बाबा का पैसा तो कम से कम देश के लिए है। बाबा तो पैसा कहीं जाकर के किसी टापू पर खड़े करके नहीं रखने वाले, देश के लिए रखने वाले। आज जो देखिए कितना बड़ा वो सेव कर रहे हैं देश को। जरा इसके बारे में दृष्टिगत हम लोग करें कि योगा प्राणायाम के सहारे और अपने देसी उत्पाद और दवाइयों के प्रति जो हमारी श्रद्धा ही खत्म हो गई थी, आज हम हर छोटी छोटी बीमारियों के लिए अब हम एलोपैथी के पास नहीं जा रहे हैं, हम उन्हीं हर्ब्स के पास जा रहे हैं जो हमारी देसी विरासत में था। और मजेदार बात है, आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी, ये विश्वविद्यालयों में अब पढ़ाया जाने लगा है कि नॉलेज जो है वो जो इंडिजिनस नॉलेज है आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। एक बिच्छू का डंक होता है, और पहले का एक व्यक्ति आता था कि एक पत्ता रगड़ दो और खत्म हो गया, तो कहां से ज्ञान था? वो टेक्स्ट बुक का नॉलेज नहीं था, वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज था। और ये जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है वो आपको परंपराओं से ही आती है। कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी ये काम किया था, अनुभव से प्राप्त किया था। अनुभव से प्राप्त विद्या को हम लोगों ने उसको उतारा नहीं। एक बाबा रामदेव ने
बहुत सारी विदेशी कंपनियों को खदेड़ करके उनको सिरहाने खड़ा कर दिया। यदि भारत में यदि 100 बाबा रामदेव खड़े हो जाए तो मैं मानता हूं, मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है, एक नए भारत के भविष्य गढ़ा जा सकता है। वो ऐसा भारत होगा जो विदेशी कंपनियों की दया कृपा पर नहीं जिएगा। एक ऐसा भारत, हम में कौन सी कमी है? हम जाकर के पश्चिम के उद्योगों को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्रतिभाएं हैं, हम अपने ही विचार और ज्ञान के क्षेत्र को यदि खड़ा कर दें तो हम क्यों नहीं महाशक्ति बन सकते हैं। हमने देखा है कि इसी नरेंद्र मोदी की सरकार में हमारी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां बंद थी। आपको जान करके खुशी होगी कि भारत जो है वो आर्म्स का निर्यात करना शुरू कर दिया। पनडुब्बियां हम बनाने शुरू कर दिए हैं। हमने फाइटर, ये कैसे संभव हो पाया? ये तो कांग्रेस के जमाने में भी थी, ये सारी सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के जमाने में थी। लेकिन आपको करना पड़ेगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब तक अपने आप को खड़ा नहीं करेंगे तब तक आप, और वो सारे क्षेत्रों में है, नहीं यही नहीं क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में, यहां तक कि ज्ञान के क्षेत्र में भी, विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में भी, जब तक आप अपनी ज्ञान परंपरा को और अपने ही बलबूते को एम्पावर नहीं करेंगे, खड़ा, आप दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन नहीं सकते हैं। जबकि सारी संभावनाएं हमने, हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब हमारा स्व का विकास सारे क्षेत्रों में हो, चाहे वो अर्थ के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो टूथपेस्ट का मामला हो, चाहे हवाई जहाज बनाने का मामला। प्रोफेसर आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जब मैं बाबा रामदेव से संपर्क होता है मेरा, तो वो बताते हैं, उनकी जो चलचित्र आए उस पर भी बताया गया कैसे उन्होंने बहुत सारी चीजें तो योग पतंजलि सूत्र से ली, चरक से ली, शुद्ध, बहुत सारी लोग हैं, उन्होंने जा जाके जो कोई छोटे बाबा बैठे हैं, कोई छोटा आयुर्वेदाचार्य बैठा है कि कैसे वो मरीजों का इलाज करे, वहां जाके विधियां ली। और अब उन्होंने जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, उससे जो मॉडर्न जिसे कहते हैं साइंटिफिक तरीके से भी प्रूव करने लगे हैं, जिससे आप यूरोप में जाके, अमेरिका में जाके उनके ही क्लिनिकल ट्रायल से उसको प्रूव करके बेच भी पाए। तो आई थिंक इतनी बड़ी परंपरा खड़े कर दी है। एक आचार्य बालकृष्ण ने हर्बल इंसाइक्लोपीडिया बनाया जिसमें नॉमेनक्लेचर करा है, बिल्कुल मॉडर्न नॉमेनक्लेचर, जिस फॉर्म में साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि वेस्ट उस वर्ड को अपनी तरह से समझता है, लेकिन क्योंकि इस समय स्थापना उनकी है तो उन्होंने उनके मॉडल, अपने मॉडल में तो देखिए, मेरी दादी को, मेरी माता जी को बताने की जरूरत नहीं है कि हल्दी का क्या प्रयोग है, उनको नहीं बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उस विश्व को शायद बताने की जरूरत है, तो उन्होंने वो भी कर दिया है उन्होंने, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स करके जो तरीका होता है उसमें ही प्रूव कर दिया। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा योगदान वो कर रहे हैं रिसर्च के फील्ड में। आप देखिए कि 1991, 92, 93 का वो समय था जब अमेरिका ने हल्दी और नीम का पेटेंटिंग शुरू किया। तब भारत उस लड़ाई को लेकर के गया, यार भैया ये तो हमारी ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। लेकिन सवाल खड़ा होता था कि भारत ने अमेरिका से पहले पेटेंटिंग के लिए क्यों नहीं ये किया? अपनी चीजों को, ज्ञान परंपरा को पेटेंट कराने में आपको क्या परेशानी थी? क्योंकि हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। देखिए 60 के दशक में जब डेवलपमेंटल डिबेट होता था तो हम कहते थे कि देखिए, भारतीय जनसंघ का एक बड़ा नारा था, मुझे याद आता है कि तेल ईरान का, फला हिंदुस्तान, आसमान का, हायरे क्या होगा हिंदुस्तान का, कुछ इस प्रकार का नारा था। हम लोग कहते थे ये ट्रैक्टर ला रहे हो, हम लोग कहते थे ये खाद मत दीजिए, आप कंपोस्ट दीजिए। उस समय कहता था ये बड़े दकियानूस है भाई, ये बड़े बेवकूफ आदमी हैं, ये आयुर्वेद पे जा रहे हैं, ये खेती, मॉडर्न खेती नहीं जाते। आज अच्छे अब जो है, अब जब लोगों ने समझाना शुरू किया, जब पश्चिम खुद समझा कि भाई इतना कैंसर क्यों हो रहा है, तो उन्होंने निकालते निकालते इस बात पर लाया कि अरे किसी चीज का क्षय नहीं होता है, उसका रूप परिवर्तन होता है। तो आइंस्टीन के सिद्धांत को उन्होंने यहां पर ले आया। और ये हम शुरू में गीता से कह रहे थे तो वो मान ही नहीं रहे थे कि भैया वो परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन होता है, वो फोटोन से है जिसको आप एनर्जी पैकेट्स कहते हैं, उसका रूपांतरण होता है, रूप में परिवर्तन होता है, वो खत्म नहीं होता, उसका क्षय नहीं होता है। मैं अभी जो शांतनु गुप्ता जी से बात कर रहा हूं वह भी आकाश की ध्वनि में वो गूंज रहा है, ये सृष्टि के अनंत तक चलता रहेगा। यदि उसी फ्रीक्वेंसी पर कोई उसको पकड़ना चाहे तो पकड़ करके उस समय में डिकोड कर देगा। तो किसी चीज का क्षय नहीं हो रहा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया,
अपने जमीन को फर्टिलाइजर से खत्म कर दिया। अब वही ऑर्गेनिक से जो खेती है उसकी कीमत जो है, वो गोभी की कीमत जो है वो 150 रुपए किलो होती है, और फर्टिलाइजर से ला करके आते हैं वो 10 रुपए किलो होती है। लेकिन हम अपनी ज्ञान परंपरा को हम लोगों ने छोड़ दिया। उसको हम लोग छोटे 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 जो चेहरे थे उसको हम कहते थे कि अरे ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करती है, रिसाइकिल करती है। हमने फर्टिलाइजर से पूरा मार करके जमीन को बंजर कर दिया। तो ये देखने की जरूरत है, इस पर काम करने की बहुत जरूरत है, इस पर हमको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा बड़ा आनंद आ रहा है। मेरे 2 प्रश्न और हैं, मुझे लगता है लंबा जा रहा है, आपके पास थोड़ा समय मुझे और दीजिए, बस 5-7 मिनट। देखिए, हमने स्वदेशी की बहुत सारी बात करी। आपने कहा कि इंडिया में भी मूवमेंट है, और अमेरिका में भी चला, चाइना में भी चला, जापान में भी चला। लेकिन इस समय इतना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जहां चाइना ने अमेरिका को लोन दिया है, अमेरिका की फैक्ट्री चाइना में चलती है, उसका माल इंडिया में बिकता है, इंडिया का माल अफ्रीका में बिकता है। इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां हर आदमी मतलब दूसरे से लड़ भी नहीं पाता इस चक्कर में, और आधी वॉर तो इसलिए रुक जाती है कि उनकी कंपनी मना कर देती है कि मेरा मेरा मार्केट खराब हो रहा है। तो इस इतने इंटरकनेक्टेड विश्व में आप इसमें कैसे देखते हैं स्वदेशी के मूवमेंट को? क्या ये बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है इतने ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में स्वदेशी की डिबेट? नहीं, मुझे लगता है कि सारी देश जो है, आप मुझे बताइए चाइना इतना बेचैन क्यों है? अपनी कंपनियों के बचाने के लिए। अपनी कंपनियों को क्यों बचाने के लिए? यही कंपनियां उनके लिए अर्थ उपार्जन करके लाती हैं, जिससे चाइनीज इकोनॉमी इतना बड़ा खड़ा, इतनी बड़ी दुनिया की ताकत है। अमेरिका का राज्य जो है वो अर्थ क्षेत्र को नहीं चला रहा है, अमेरिका के व्यवसायी उसके क्षेत्र को चला रहे हैं। स्टेट क्या है? फैसिलिटेटर है, वो फैसिलिटेट करता है। तो ये ध्यान रखना है, ये चीजें, ये कहना संभवतः ये ज्यादा तार्किक होगा कि दुनिया के सारे देश अपनी हितों को ध्यान में रख करके अर्थनीति का नियमन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए आज वो अमेरिका जो है वो एप्पल चाइना में क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एप्पल से बाहर आने वाले दूसरी चीजों पर वो ध्यान दे रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यदि कम पैसे पर वहां होता है और उसके प्रोडक्ट को हम पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, तो क्यों नहीं? वो संभव है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, अभी जो चाइना ने किया, तो चाइना के बाद मुझे लगता है कि जितनी कंपनियां, यूरोप की कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां थी, उन्होंने चाइना को अपना प्रोडक्शन के लिए आपने सेंटर के तौर पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया था। धीरे धीरे अब इन कंपनियों को महसूस हो रहा है कि ऐसी परिस्थितियां बनी है करीब, तो हम वो आज के दिन में बड़े अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो स्वदेशी पर ज्यादा लौटने के लिए मजबूर होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं यहीं पे ये कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि कैसे वैश्विक में भी सब अपना अपना इंटरेस्ट जरूर देखते हैं, लेकिन कोरोना के बाद ये जो ग्लोबलाइजेशन है, जो सबने देखा है 2 तरह से। एक तो कि ऐसी कोई बीमारी, बिकॉज ये मेरे ख्याल से अंत नहीं है, ऐसी बीमारी लोगों की खाने की परंपराएं इतनी जल्दी नहीं बदलेंगी जिससे कोरोना डेवलप हुआ है। तो या तो कोई बीमारी आ जाए या कुछ और आ जाए, और अगर ऐसे क्षेत्र में जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो उससे आप कितने लाचार हो जाते हैं कि आपको एक छोटा सा इक्विपमेंट भी बाहर से मंगवाना है और आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है, तो आप क्या करें? तो कोरोना के बाद मेरे ख्याल से विश्व एक अलग तरह से सोचना शुरू करेगा। तब आप ग्लोबलाइजेशन को कैसे देखते हैं पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में? हाँ, मैंने कहा कि देखिए, ग्लोबलाइजेशन आपका चुनाव नहीं है। जैसे हम आज के दिन में कोई भी विश्व के कोई भी देश जो है वो टापू की तरह नहीं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे चारों ओर पानी और हम एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे, साथ जुड़ावट है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था में मुझे लगता है कि वो तो रहेगी, बरकरार रहेगी, लेकिन देसी चीजों पर आग्रह सारे राष्ट्रों में बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा और भी होगा कि चाइना के प्रति या वो सारे देश
जहां पर लगता है कि ऑथोरिटेरियन रेजिम के तौर पर खड़े हो रहे हैं और बड़े ताकतवर के तौर पर खड़े हो जाएंगे, उनसे विश्व व्यवस्था को खतरा है। क्योंकि यदि यही कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होती है जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट किए होते, तो ये ऐसा कभी संभव नहीं था कि 4 महीने तक वो खबर बाहर नहीं आती। तो वैश्विक व्यवस्था तो रहेगी, लेकिन उसकी प्रकृति बदलेगी। और हम जितने राष्ट्र हैं वो सारे अपने अपने स्वदेशी के प्रति आग्रह भी बढ़ेगा। और इस प्रकार से ये एक ऐसी बाइनरी के तौर पर हम इसको नहीं देख सकते हैं कि वैश्विक व्यवस्था खत्म हो जाएगी, स्वदेशी आ जाएगी। ये दोनों चलेंगी और दोनों के बीच एक सारे राष्ट्र अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें। आई थिंक प्रोफेसर रागी, मुझे तो बहुत आनंद आया, मुझे लगता है मेरे दर्शकों को भी बहुत आनंद आएगा किस तरह से हमने भारत के स्वदेशी इतिहास से लेकर विदेशों में उनके स्वदेशी मूवमेंट को लेकर आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में और पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में कैसे हम स्वदेशी को देखते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी व्याख्या रहेगी और मुझे लगता है दर्शकों को बहुत आनंद आएगा। इस तरह की चर्चाएं मैं आपसे करता रहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।